like a Hellcat. चलो बच्चों, फटाफट से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 3, है ना। चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक 12th क्लास कॉमर्स क्लास में रहोगे, चाहे वो 11th हो, 12th हो, फर्दर आगे बीकॉम हो या कोई भी स्ट्रीम हो कॉमर्स की, ये टॉपिक हमेशा काम आएगा, है ना। इसलिए इसके एक पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। तो हम इस चैप्टर नंबर 3 के जो कंटेंट हैं, देखो बुक्स निकालो, बुक्स में सबसे पहले दिया होगा, है ना, मीनिंग एंड नेचर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिकली अगर हम देखें तो जो बच्चे हमारे आसपास हैं, अगर हम उनसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पूछें तो वो नाम तो बता देंगे, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती हैं वो आज भी फेल हैं बताने के लिए। छोटा सा डिफरेंस है ना। प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनके जो माइनर डिफरेंस हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमें कॉमर्स की बेस स्ट्रॉन्ग करके चलनी है तो कम से कम जितनी भी हम ये थियोरेटिकल चैप्टर्स पढ़ रहे हैं इनको ज़रूर अच्छे तरीके से तैयार करना है। यानी मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3, मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो इसके फर्स्ट टॉपिक है उसको कवर करते हैं। यानी कुल मिलाकर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जानने से पहले चैप्टर नंबर 1 में मैंने एक चीज समझाई थी कि व्हाट इज अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटिंग मीन्स आइडेंटिफाई, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ ली। यानी अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखें तो आइडेंटिफाइंग से लेकर कम्युनिकेट टू इट्स यूजर तक जो भी कंटेंट आते हैं वो अकाउंटिंग होती है। लेकिन ये तो हमने बुकीज नॉलेज में पढ़ दिया, यानी जो बुक में लिखा था रिटन वर्क में डेफिनेशन याद कर ली, काम खत्म। एक चीज और समझना है कि अकाउंटिंग एक्चुअल में होती क्या है प्रैक्टिकली, ठीक है बच्चों। एक चीज देखो, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं ना इंग्लिश, और इंग्लिश बोलने के एक मेथड होते हैं जिसे हम ग्रामर कहते हैं। यानी ग्रामर वो मेथड है, यानी वो रूल्स हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोल पाते हैं। मीन्स जो लैंग्वेज बोलने के लिए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए हमें ग्रामर सीखनी होती है। ग्रामर मीन्स रूल्स ऑफ इंग्लिश। यानी ग्रामर का मीन्स क्या है, वो रूल्स और रेगुलेशंस जिसकी वजह से हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाते हैं, ठीक है। सेम इसका रिलेशन आता है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग जो होती है वो एक्चुअल में बिजनेस लैंग्वेज होती है। जैसे वो इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसके रूल्स कौन से हुआ करते थे, ग्रामर, है ना। ऐसे ही अकाउंटिंग क्या है, वो बिजनेस लैंग्वेज है जिसके रूल्स और रेगुलेशंस कौन से होंगे बच्चों। अकाउंटिंग मीन्स, लिख लें, अकाउंटिंग मीन्स, ओह सॉरी, कैमरा डिस्टर्ब हो गया था बच्चों, है ना। तो देखो बुक में पढ़ते हैं, मैं बुक में पढ़कर बताता हूँ कि सबसे पहले लाइन जो दे रखी होगी, अकाउंटिंग इज ए कॉमन डिजायर एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी ये जो अकाउंटिंग है ये क्या है बच्चों, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है ना। ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है ये, है ना। और इसके रूल्स कौन से होते हैं, ये जो रूल्स होते हैं इन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। यानी अच्छा एक बात क्लियर हो गई, तो ये ग्रामर है बिजनेस की, यानी ये क्या है, ग्रामर है बिजनेस की, ठीक है। अब इस
ग्रामर को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज GAAP, यानी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बुक में दिया हुआ है ना, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखना फर्स्ट पेज पर ही। तो अकाउंटिंग की ग्रामर हो गई है, और इसको ये भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको जनरली एक्सेप्टेड किया गया है, सभी लोगों ने, सभी बिजनेस एंटिटीज ने इसको एक्सेप्टेड किया। अब इसकी जो दो तरह की क्लासिफिकेशंस की गई है ना, यानी इन रूल्स की दो तरह से क्लासिफिकेशंस हो गए हैं। क्या हुई वो रूल्स? फर्स्ट तो इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहा गया है, कुछ तो इसके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनाए गए, यानी उन रूल्स के दो ग्रुप बना दिए, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस, है ना। अकाउंटिंग कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस, बिजनेस एंटिटी, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, है ना। ये कौन सा लिख दिया, कॉन्सेप्ट आ गया खाली, मैचिंग कॉन्सेप्ट था ये, हाँ इसकी वजह से मिस हो रहा है ना। लिख लो बच्चों से ठीक से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इनको डीपली पढ़ेंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा इनका, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशंस का मींस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस अजम्पशंस का मींस क्या होता है, बिजनेस एंटिटी अजम्पशंस का मींस क्या होता है, इनको पढ़ेंगे हम, है ना। ये इसकी क्लासिफिकेशंस को स्पेशली पढ़ेंगे, पूरी डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे सिंपली। फिलहाल मैं इसका ओवरव्यूज दे रहा हूं कि ये पर्टिकुलर होते क्या है ना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन्हें कहते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग कन्वेंशन कितनी होती है? तो ये 4 होती हैं। ये 4 कौन कौन सी होती हैं? कंसिस्टेंसी, फुली डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। ठीक है, 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन, 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, टोटल 14 होते हैं, है ना। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है डिफरेंस बेटा, इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मीन्स होते हैं, है ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स, ये जो कहते हैं हम इनको, ये होते हैं सेट ऑफ लॉ, सेट ऑफ लॉ या नोशंस, है ना। इसको कहते हैं सेट ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या है? सेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, हम इसको सेट ऑफ प्रैक्टिस कह रहे हैं, हम इसको सेट ऑफ नोशंस कह रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज समझ में बताओ कि सेट ऑफ प्रैक्टिस और सेट ऑफ नोशंस का मतलब क्या है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसका हिंदी मीन्स लिखूं, इसका हिंदी मीन्स लिखूं, तो इसका हिंदी मीन्स आता है, इसे कहते हैं परंपरा, यानी ट्रेडिशन, है ना। और अगर मैं इसका हिंदी मीन्स लिख लूं, तो ये होते हैं सिद्धांत, है ना, डॉक्ट्रिन्स, सिद्धांत, है ना। तो इन्हें कहते हैं हम डॉक्ट्रिन्स। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये क्या है, ये ट्रेडिशनली फॉलो किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि कोई काम मैंने करा तो मुझे देखकर फिर तुमने करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो काम ऐसा होगा कि वो जनरली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। क्यों करते हैं जनरली लोग एक्सेप्ट? ताकि तब हम किसी दूसरे को फॉलो करते हैं, तब उसका काम हमें अच्छा लगता हो, उसके मेथड अच्छे लगते हों, है ना, इसलिए हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो वो कैटेगरी में आ जाता है इसमें, यानी बिजनेसमैन्स ने कोई रूल्स फॉलो बनाया, करते करते कुछ करना शुरू करा, उसको देखकर हमने भी करना शुरू कर दिया, उसको देखकर फिर सबने मान लिया भाई ये जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो सेट ऑफ प्रैक्टिस से निकल कर आया। यानी ये क्या है कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आता है। लेकिन अच्छा, इसको क्या कह रहे हैं बेटा, ये तो सेट ऑफ लॉ है, ये तो कानून बनाया गया है। किसने बनाया होगा कानून? हमेशा कानून बनाता कौन है?
हमेशा गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, चाहे वो जो लीगल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यानी गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अथॉरिटी किससे रिलेटेड होंगे? वो बिजनेस से रिलेटेड होंगी। उन्होंने एक कानून पारित कर दिया, यानी नियम बना दिया। वो नियम के थ्रू, यानी लॉ, सेट ऑफ लॉ, यानी लॉ की वजह से ये रूल्स बनकर आए। और ये किसकी वजह से आए? ये तो प्रैक्टिस की वजह से आ गई भाई, इसमें कानून का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना? पहले यहां तक की बात को क्लियर कर लो बिल्कुल दिमाग में। तो बच्चों, मैंने अब यहां तक की बात जो डिस्कस करी, अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करके बिल्कुल बताएं, क्योंकि तभी उसके बाद आगे हम बढ़ पाएंगे, है ना? यानी इस टॉपिक को समझने के बाद जो आगे समझेंगे। ठीक है बच्चों, यानी एक बात क्लियर हो गई कि यानी अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने रूल्स बनाए, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन कौन सी होती है? देखो, सबसे पहले होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना? कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, यानी सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने कोई रूल्स बना दिए हों, वो डायरेक्टली बनाए या इनडायरेक्टली अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बनवा दे, है ना? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, मैं बताऊंगा वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या क्या होती हैं, है ना? तो फिलहाल ये समझ लें कि ये रूल्स ऑफ लॉ बनाए गए, रूल्स ऑफ लॉ, और ये रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना? अच्छा, ये बात तो ठीक है। तो इसका मतलब जब लॉ पढ़ते हैं हम किसी चीज का, तो वो बेटा थियोरेटिकली होता है या प्रैक्टिकली होता है? वो हमेशा थियोरेटिकली लिखा होता है। जैसे किसी का कानून, क्या कानून होता है? सेक्शन 302, है ना? सब जानते हैं इस सेक्शंस को। तो इंडियन पेनल कोड, है ना? इंडियन पेनल कोड कहता है कि अगर कोई किसी पर जानलेवा हमला करता है तो उसको फांसी दी जाती है ना? ठीक है, यानी मर्डर केस में 302 लगता है। तो ये जो बातें लिखी गई, ये क्या है? ये थियोरेटिकली है। लेकिन जब उस किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिस पर सेक्शन 302 के रूल्स अप्लाई हो गए, अब उस पर प्रोसीजर, यानी उसको फांसी दी जाएगी, डेथ पनिशमेंट दी जाएगी, है ना? तब उसको डेथ पनिशमेंट जब दी जाएगी तो वो क्या था? वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। एक तरफ तो लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मींस थियोरेटिकल अप्रोच, और जब उसको ऐसा करा जाएगा मींस प्रैक्टिकल अप्रोच आ गई। तो मैंने जब ये रूल्स, यानी गवर्नमेंट बॉडी या किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रूल्स बनाए, तो ये क्या है? ये थियोरेटिकली होते हैं। लेकिन ये जो आए हैं, ये कैसे आए हैं? प्रैक्टिस। तो बेटा प्रैक्टिस जो आती है वो हमेशा प्रैक्टिकली ही होती है ना? तो इसको जब हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे ना, इसके और इसके डिफरेंस क्या होते हैं, तब ये बातें काम आएंगी। अभी तो मैंने इसको समझा दिया कि इसमें और इसमें फर्क ये होता है, 4 ये होते हैं, 10 ये होते हैं। इन 10 को भी डीपली पढ़ना है, हमें एक एक करके समझना। ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी तो मैंने सिर्फ नाम लिखाए हैं, इनको फर्दर अंदर से डीपली पढ़ेंगे, ऐसे ही इनको पढ़ेंगे। ठीक है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज किसकी? बिजनेस की लैंग्वेज, और उसकी जो ग्रामर है यानी रूल्स ऑफ लॉ है। ये क्या है बेटा? रूल्स ऑफ लॉ। ये रूल्स हैं, है ना? लॉ, और इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इनके 2 पार्ट करे गए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। इतनी बात समझ में आती है? अब देखो, इनके अंदर मैं 3 चीजों को सर्कल करूंगा। 3 कौन सा? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक्रूअल बेसिस, है ना? और तीसरा कौन सा? कंसिस्टेंसी। इन 3 को ध्यान करना, GA और C, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और C, ये हो गया। तो अब मैं अगर इसका कोट वर्ड बनाऊं तो C से कंसिस्टेंसी, A से एक्रूअल बेसिस और G से ये बन जाता है। बन गया ना कोड वर्ड? क्या कह रहे हैं हम? CAG, कैग होता है ना, कॉमर्स की हायर अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑडिट करती है उसको कहते हैं CAG, कैग बोलते हैं उसे। तो अगर हम इसको याद करें तो 3 बेसिक ये अलग मैंने इनको कैटेगरी में डाला। इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं फंडामेंटल्स अकाउंटिंग अजम्पशन, है ना?
अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है, फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, बेसिक, और अजम्पशंस का मीन्स क्या होता है, मान लेना, किसी चीज को मान लेना। यानी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये तो मानकर चलेंगे कि तीन चीज तो होनी है भाई, इनको नहीं हम अवॉइड कर सकते, ये तीन तो हमारे अकाउंटिंग में होना ही होना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है और उसकी जो लैंग्वेज के जो रूल्स लिखे हुए हैं उन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टर्म्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर फर्दर डिवाइडेड इन द 10 प्रोसीजर, अभी उन 10 को अभी हम समझना बाकी है। एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन आर फर्दर डिवाइडेड इन 4 पार्ट, दिस इज ये 4 है ना। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस होते हैं वो सेट ऑफ प्रैक्टिस से आते हैं, यानी बिजनेसमैन ने जो प्रैक्टिस फॉलो करी होगी उस प्रैक्टिस को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी कोई भी अगर हमने प्रैक्टिस करनी शुरू करी किसी तरीके से मेथड को, जैसे क्लास में कभी कभी क्या होता है, एक बच्चे ने नोटबुक बनाई है ना, मैंने कहा बच्चों सबको नोटबुक बनानी है, ये तो हो गया रूल्स कि सबको नोटबुक बनानी है। लेकिन दूसरा क्या हुआ, एक बच्चे ने उस नोटबुक को बनाने का एक तरीका यूज करा, मतलब ब्लैक पेन यूज करा, ब्लू यूज करा, उसको उसके इंडेक्स बनानी शुरू करी या उसकी हैंडराइटिंग को डिजाइन करना शुरू करा, उसमें गैपिंग देना शुरू करी। तो बाकी बच्चों ने देखा अच्छा इसने तो बड़ी अच्छी बुक बनाई है, तो हमें भी ये फॉलो करना चाहिए, है ना। तो अब ये क्या है, इस कैटेगरी में आ गया बच्चों, ये क्या है, सेट ऑफ प्रैक्टिस। यानी एक बच्चे की प्रैक्टिस बाकी बच्चों को अच्छी लगी, उन्होंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन। ऐसे ही अगर कोई बिजनेसमैन किसी प्रैक्टिस को फॉलो कर दिया, उस प्रैक्टिस को हम लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, यानी पीछे से बनती हुई चली आ गई, उसको हम इस कैटेगरी में डाल रहे हैं, यानी प्रैक्टिस ऑफ लॉ, सॉरी सेट ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा अकाउंटिंग कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब रूल्स है भाई, इसे तो फॉलो करना है, ये तो कानून बना दिया गया। क्या कानून है मैं बताता हूं, इसमें कानून है क्या, वैसे तो ये दोनों ही एक कैटेगरी उसमें आ जाते हैं, लेकिन सेट ऑफ कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि एसेट जो है वो इवेंचुअली डाउन होनी चाहिए वैल्यू। मैंने कोई कार 10 लाख की खरीदी, 1 साल बाद वो 10 लाख की थोड़ी ना रहेगी, उसको घटाकर दिखाओ बच्चों, कितना घटाकर दिखाओ, जितनी उसकी वैल्यू घट रही है, चाहे 10% घट रही हो चाहे 20% घट रही हो, उसकी एस्टिमेशन आप कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये रूल्स है। कहां पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बताता है कि डेप्रिसिएशन लगता कैसे है, ठीक है। रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, ये क्लियर है। दूसरी बात, ये लीगली बाउंड करते हैं अकाउंटेंट को, यानी जो भी अकाउंटिंग कर रहा होगा उसको बाउंड करते हैं इन्हें फॉलो कराने के लिए। ये बाउंड नहीं करता, इसे जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है अकाउंटेंट से कि भाई मुझे फॉलो करो, लेकिन अकाउंटेंट फिर भी फॉलो कर रहा है इन्हें, क्योंकि ये रूल्स ऑफ प्रैक्टिस है ना। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजों को कॉपी कर लो, उसके बाद मैं इनके डिफरेंसेस को और क्लियर करता हूं, है ना। ध्यान रखना, दिस इज थियोरेटिकली, दिस इज प्रैक्टिकली, है ना। दिस इज रूल्स ऑफ लॉ, दिस इज रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा, एक पहले से कॉपी करने से पहले इसकी एक डेफिनेशन और लिख लो। मैं अकाउंटिंग कन्वेंशन की डेफिनेशन बोल रहा हूं, ठीक है, लिखना शुरू करो। मैं बुक में से ही बोल रहा हूं लेकिन शॉर्ट कर दूंगा उसको। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर आउटकम फ्रॉम अकाउंटिंग प्रैक्टिस। कहां से आती है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस से, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आउटकम फ्रॉम अकाउंटिंग प्रैक्टिस, दे आर कस्टम एंड ट्रेडिशन। अभी मैंने बात करी कस्टम क्यों है, कस्टम का मैंने भी लिखवाया था कि ये परंपरा होती है ना, एक ने फॉलो करी दूसरा भी फॉलो करने लगा। दे आर कस्टम और ट्रेडिशन विच आर फॉलोड बाय अकाउंटेंट, दे आर कस्टम और ट्रेडिशन विच आर फॉलो बाय अकाउंटेंट, ठीक है यहां तक। अच्छा एक चीज और देखना, विच आर फॉलोड बाय अकाउंटेंट के आगे और लिखना इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो प्रिपेयर करेंगे जिसकी वजह से हमें फॉलो करनी होती है, ऐसे ही इसका लिख लो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिए क्या लिखेंगे, देखो वैसे तो लिखी हुई है बुक में, है ना, फिर भी मैं उसको शॉर्ट करके लिखा देता हूं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेसिक अजम्पशन है,
एंड कंडीशन, कंडीशन भी है ये कंडीशन भी तो है बच्चों। मैंने बेसिक अजम्पशन क्यों बोला, क्योंकि बेसिक अजम्पशन आ रही है देखो दो इसमें, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल का मतलब क्या है बेसिक, इसलिए मैंने इसको बेसिक अजम्पशन भी बोला है और कंडीशन भी बोला, क्योंकि ये दो बेसिक अजम्पशन है और बाकी तो कंडीशन है ही है। यहां पर एक बेसिक अजम्पशन है, बाकी प्रैक्टिस ऑफ लॉ है। ठीक है, यहां तक लिखते रहो जल्दी से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेसिक अजम्पशन एंड कंडीशन, कॉन्सेप्ट आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशन ही तो है, लॉ जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन ही तो होते हैं, है ना, ऑफ अकाउंटिंग। चलो जल्दी से नोट करो, मैं इसे रफ करता हूं, फिर इसके बाद हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो बच्चों कॉपी कर लो, ये मैंने सब लिख दिए हैं। ये 6 डिफरेंस हैं दोनों के, है ना। पहला डिफरेंस मैं समझा दूं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, रूल्स और रेगुलेशन है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, सेट ऑफ प्रैक्टिस है। मैंने बताया कि ये प्रैक्टिस का सेट है, प्रैक्टिस से ही क्रिएट होते हैं। ये रूल्स और रेगुलेशन से होते हैं, है ना। ये रूल्स की बात कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस से क्रिएट होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर थियोरिटिकली नोशंस, है ना, नोशंस का मतलब लॉ ही होता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये थियोरिटिकली होते हैं। इसका की पॉइंट ये हो गया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसीजर एंड मेथड होते हैं, इसका की पॉइंट ये है। ठीक है, ये थियोरिटिकली होते हैं, ये प्रैक्टिकली होते हैं। अच्छा, इसको पूरा लिख देते हैं, स्टेटमेंट, है ना। आगे देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एसेंशियल है, जरूरी है फॉलो, क्योंकि क्या है, विच आर बाउंड। ये अगर कोई लॉ हमारे इंडिया में अगर कोई लॉ हो बनता है तो वो लॉ होल ऑफ इंडिया एसेंशियल है फॉलो करना। जितने भी इंडियंस टेरिटोरियल बाउंड्रीज में आते हैं उनको फॉलो करना एसेंशियल है। तो अगर ये लॉ है तो एसेंशियल है, ठीक है। और इधर देखो, दे आर नॉट बाउंड, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करा फिर भी सभी ने, जनरली एक्सेप्ट किया क्योंकि वो मेथड अच्छा है, ठीक है। जैसे काइंड एंड ह्यूमैनिटीज, ये अगर हम बात करें तो काइंडफुल होना और ट्रूथफुल होना, क्या ये हमारे इंडिया के अंदर लॉ है या जनरली एक्सेप्टेड है? बेटा कानून नहीं कह रहा है ना, लॉ नहीं है, लेकिन जनरली एक्सेप्टेड है, क्योंकि हमें काइंडफुल हार्ट होना जरूरी है, हमें ट्रूथफुल होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है ना। लेकिन क्या इस पर लॉ बना हुआ है? नहीं ना। चलो, तो ऐसे ही ये कंडीशन आ जाती है। ये क्या है, ये काइंडफुल वाली बात हो रही है, ये लॉ की बात होती है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रूल्स ही होते हैं, है ना। और ये क्या है, सेट ऑफ प्रैक्टिस है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल है, पहले बता चुके हैं। सेट कौन करता है इसको, गवर्निंग बॉडी करती है, यानी कोई सरकार करेगी या कानून कौन होते हैं इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और लॉ कौन है, लॉ होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कानून बनाती है। और कानून बनते कैसे हैं, कानून बनते हैं अपने उनके प्रोसीजर्स के थ्रू, यानी प्रोसीजर्स पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो क्लियर होते हैं, तब जाकर वो बनते हैं, उनका अलग प्रोसीजर होता है। यानी कुल मिलाकर इसे गवर्नमेंट बनाएगी, लॉ बनाएंगे, या कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी। तो बच्चों प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, उन्हें लिख लेना, मैं बताता हूँ, ICAI पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ये कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी CA इंस्टीट्यूट। वो ऑर्गेनाइजेशंस, मैं बता रहा हूँ फिर भी थोड़ा सा, जैसे तुम्हारा CBSE बोर्ड होता है, ऐसे ही एक बोर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है ICAI। CBSE बोर्ड 11th-12th बच्चों आपको क्लियर कराएंगे, है ना, आपको डिग्री देगी 10th-12th क्लियर करने की, यानी सर्टिफिकेट देगी, डिग्री नहीं सर्टिफिकेट होते हैं, है ना। तो सर्टिफिकेट देगा 12th पास का। ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ CA कि आप CA बन चुके हो, चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हो, उसका सर्टिफिकेट कौन देती है, ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। अच्छा, तो ये जब इंस्टीट्यूट है तो इसका काम क्या है, ये
रूल्स भी बनाता है बच्चों। यानी ये जो रूल्स हम पढ़ेंगे वो रूल्स ये भी बनाता है। यानी इसका काम सिर्फ सीए तैयार करना नहीं है, इंडिया के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार करना नहीं है, बल्कि कंपनीज के लिए या अकाउंटिंग मेथड भी तैयार करने हैं। यानी रूल्स और रेगुलेशंस भी तैयार करता है। और वो रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। में A/S करके लिख रहा हूं, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। ICAI जब रूल्स बनाती है तो उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पढ़ा दूंगा मैं वो भी, है ना। इसको कॉपी जरूर कर लेना क्योंकि ये बुक में नहीं है आपकी, ये मैंने फिर भी अपनी कॉन्सेप्ट से ही बनाए हैं, इसलिए ध्यान रखना कि ये बुक में नहीं है, इसलिए छोड़ना मत इसे, कॉपी जरूर कर लेना क्योंकि फिर ढूंढते रहोगे ये डिफरेंस आसानी से हाथ नहीं आने के। सेट ऑफ प्रैक्टिस, सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ प्रैक्टिस जनरली किसने बनाए, गवर्निंग बॉडी ने। इसे कौन बनाते हैं, ये तो कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, या तो यानी जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी प्रैक्टिस को ही आपस में एक्सेप्टेड कर लिया जाता है, ठीक है। हाँ, विच आर एक्ट एज ए फाउंडेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि ये एक्ट करता है, कब बनाए, किस चीज़ के लिए, फाउंडेशंस प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी पूरी नॉलेज नहीं है, तो ये लास्ट वाला डिफरेंस फिलहाल याद कर लेना बस, क्योंकि ये अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है ना। फिर भी ये ध्यान रख लेना कि ये अकाउंट बनाने के लिए काम में करते हैं, जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, और इसको जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट। यहाँ नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये एटसेक्टर 3 अकाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम इनको फॉलो करते हैं उस समय पर, है ना। ये उसका फाउंडेशन बनाने के लिए फॉलो करे जाते हैं, ये इसका फाउंडेशन बनाने के लिए फॉलो करे जाते हैं, ये इनको ही बनाने के टाइम पर फॉलो करे जाते हैं। तो बच्चों ये हमारे सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स थे, इनको कॉपी कर लें आप ताकि आगे को कोई दिक्कत ना हो, है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो टॉपिक्स थे वो तो 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे उनको कवर करेंगे, और जो हमारे 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन थे उनको डीपली पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल थैंक यू।